इस्लाम का एक ऐसा दौर जब हर बड़ा साइंटिस्ट मुसलमान हुआ करता था, जिस तरह आज यहूदी दुनिया की हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह एक दौर था जब मुसलमान दुनिया की हर फील्ड में टॉप पर थे। इस दौर में मुसलमानों की दुनिया के इस सारे हिस्से पर हुकूमत थी, जिसे कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। 61 ईस्वी, जब मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मुआविया बिन अबी सुफियान के हाथ हुकूमत आई। मुआविया का बनु उमैया कबीले से ताल्लुक था। बनु उमैया ने अपने दौरे हुकूमत में बड़े ही नीच काम किए थे, जैसा कि यजीद ने मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था और मुआविया ने भी मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफा नहीं माना था, जिससे मुसलमानों की आपस में जंगें हुई, जिसमें हजारों मुसलमान शहीद हुए, जिसे मुस्लिम सिविल वॉर भी कहा जाता है। इस पर हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे, सो सब्सक्राइब नाउ। लेकिन बनु उमैया के सारे लोग ही गलत नहीं थे। कुछ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहुत अच्छे लोग भी थे। बनु उमैया के दौर में यहूदी और क्रिश्चियंस पर टैक्सेस लगाए गए थे और यहाँ तक कि इनके दौर में नए कन्वर्ट हुए मुसलमानों को भी सेकंड क्लास की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसा कि बनु उमैया ने रीसेंट कन्वर्ट हुए मुसलमानों पर भी टैक्सेस लगा दिए थे, जबकि इस्लामिक लॉ के अंडर जो भी लोग इस्लाम कबूल करते थे तो उनके लिए कई इंसेंटिव्स रखे जाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर सके। लेकिन बनु उमैया ने तो नए कन्वर्ट हुए मुसलमानों पर भी टैक्सेस लगा दिए थे। बनु उमैया ने अपने दौर में बड़े ही बुरे काम किए, लेकिन इनके दौरे खिलाफत में इस्लाम काफी फैला भी था। जैसा कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था और ये सारा एरिया खलफाए राशिदीन के दौरे खिलाफत ने फतह किया और ये येलो कलर का हिस्सा बनु उमैया ने कॉन्कर कर लिया था, जिसमें अफ्रीकिया, ट्रांसोक्सियाना, सिंध, मगरिब, हिस्पानिया, ये सारे इलाके बनु उमैया के अंडर चुके थे। 661 से 751 ईस्वी तक बनु उमैया ने हुकूमत की, लेकिन फिर एंट्री होती है बनु अब्बास की। बनु अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थे, यानी कि एक तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से थे। बनु अब्बास मानते थे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, तो खिलाफत भी हमारे पास होनी चाहिए। बनु अब्बास इस्लाम को इसके असल रूट्स की तरफ वापस लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि बनु उमैया ने मुसलमान उम्मत का बीड़ा गर्क कर दिया था। बनु अब्बास अपने इस मोटिव को पूरे किंगडम में फैलाने लगे और बनु उमैया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इसके 20 साल बाद बनु उमैया की हुकूमत में सिविल वॉर शुरू हो गई, तो बनु अब्बास ने इसी मौके का फायदा उठाया और इसी वक्त खुरासान के ईस्ट में अबू मुस्लिम ने अरब और पर्शियंस को अपने साथ इकट्ठा किया। बनु अब्बास की इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए 747 ईस्वी में अबू मुस्लिम अपनी फौज के साथ खुरासान और बाकी सूबों पर कब्जा करने लगता है और मरवान, जिसे बनु उमैया का खलीफा बनाया गया था, उसे मार देता है। बनु उमैया को हराने के बाद अबू अल अब्बास अल सफा अब्बासी सल्तनत का पहला खलीफा बनता है और अबू मुस्लिम को खुरासान का गवर्नर बना दिया जाता है। बनु अब्बास के हाथों में पावर आना इस्लाम का पावरफुल बनने जैसा था। 745 ईस्वी में अल मंसूर बनु अब्बास का दूसरा खलीफा बनता है। अल मंसूर के खलीफा बनने से पहले दमास्कस मुसलमान किंगडम का कैपिटल हुआ करता था, फिर इसके बाद कूफा को कैपिटल बना दिया गया था, लेकिन अल मंसूर ने बगदाद को कैपिटल बना दिया। बगदाद को अल मंसूर ने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया था। 762 ईस्वी में अल मंसूर ने 1 लाख मजदूरों और आर्किटेक्ट्स को इस शहर को बनाने लगा दिया। अल मंसूर ने इस सिटी को स्ट्रेटेजिकली टिग्रिस रिवर से 32 किलोमीटर्स दूर बनाया था। इस लोकेशन की वजह से इस सारे रूट का ट्रेड बगदाद से होकर गुजरता था और बगदाद ट्रेड हब बन चुका था। फिर 786 ईस्वी में हारून अल रशीद बनु अब्बास के 5वें खलीफा बनते हैं। हारून अल रशीद बगदाद में एक लाइब्रेरी ओपन करते हैं, जिसे बीतुल हिकमा और हाउस ऑफ विजडम भी कहा जाता था।
जहां पूरी दुनिया से लोग आकर नॉलेज शेयर करते थे और इस नॉलेज को ग्रीक, चाइनीज और संस्कृत जैसी लैंग्वेज से अरबिक में ट्रांसलेट किया जाता था। इस वक्त अरबिक को साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता था। बगदाद में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट की तरह हर रिलीजियन से लोग आकर नॉलेज शेयर करते थे। फिलॉसफी, लिटरेचर, मैथ, साइंस, आर्ट्स, आर्किटेक्चर्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी जैसी हर फील्ड में मुसलमान ग्रो करने लगे। जैसा कि अल ख्वारिज़मी, जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, जो कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलीमैथ इन सब के एक्सपर्ट थे, इन्हें बगदाद की लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम का हेड बना दिया गया था। ये जो अलजीब्रा वर्ड है, ये अरबिक वर्ड अलजब्र से बना है। अल ख्वारिज़मी की बुक्स ने मैथमेटिक्स को बदल कर रख दिया। इब्न अल हैतम, जो कि बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, जिनसे लियोनार्डो दा विंची जैसे थिंकर भी इंस्पायर थे, इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इब्न अल हैतम ने 1000 ईस्वी में ही ये बता दिया था कि इंसानी आंख काम कैसे करती है। इन्हीं की वजह से कैमरास और माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुए हैं। यहाँ तक कि दुनिया का पहला कैमरा इब्न अल हैतम ने सालों पहले ही इजाद कर लिया था। इब्न सीना, जो कि बहुत बड़े फिजिशियन और फिलोसोफर थे, जिन्हें फादर ऑफ अर्ली मेडिसिन भी कहा जाता है। अभी कोविड-19 में जो क्वारंटाइन किया गया था, इसे इब्न सीना ने सदियों पहले ही अपनी बुक में बता दिया था और इनका कहना था कि क्वारंटाइन बीमारी को रोकने का बेस्ट वे है और इनके मुताबिक हर बीमारी स्मॉल पार्टिकल्स से फैलती है जिसे इंसानी आंख देख नहीं सकती। लेकिन कमाल की बात पता क्या है, ये डिस्कवरी लोगों को सदियों बाद पता चली और इब्ने सीना ने इसे उस दौर में ही रिवील कर दिया था। इब्ने रुश्द भी इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इब्ने रुश्द ने अरिस्टोटल के भी कई आइडियाज को फॉलो किया था और ये पॉलीमैथ और जूरिस्ट भी थे। अल ज़हरावी, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है, यूरोप में इनकी बुक से सीखकर लोग सर्जरी परफॉर्म करते थे। इसी तरह इब्ने बतूता भी एक ट्रैवलर थे जो कि पूरी दुनिया में सफर करते थे, जैसा कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया और डिफरेंट जगहों के कल्चर के बारे में लिखते थे। इन्हीं बुक से मुसलमानों को इन जगहों के बारे में काफी कुछ पता चलता था। हवा में उड़ने वाले पहले इंसान अब्बास इब्ने फिरनास भी मुसलमान थे, जो कि पॉलीमैथ इन्वेंटर, एस्ट्रोनॉमर, फिजिशियन, केमिस्ट, इंजीनियर थे। इब्ने खालदून, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इनके ही नॉलेज का फायदा उठाकर एडम स्मिथ ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की थी। इब्ने खालदून के आइडियाज को एडम स्मिथ ने कॉपी किया था और आज लोग एडम स्मिथ को तो याद करते हैं, लेकिन इब्ने खालदून को कोई नहीं जानता। ये साइंटिस्ट्स की बहुत लंबी लिस्ट है। बस इतना जान लो कि उस वक्त साइंटिस्ट्स का मतलब मुसलमान हुआ करता था। इसी दौर में मुसलमानों ने कई चीजें इजाद की। विंडमिल्स, कैमरा, अलजेब्रा, गिटार, सिरिंज, ऐसी हजारों चीजें उस वक्त मुसलमानों ने इजाद की थीं। लेकिन जिस तरह हारून अल रशीद के पावर में आने से मुसलमानों का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ था, इसी तरह हारून अल रशीद की वफात के बाद इस गोल्डन पीरियड का डिक्लाइन शुरू हो गया। हारून अल रशीद की वफात के बाद अगले खलीफा के लिए लड़ाई शुरू हो गई। अगला खलीफा बनने के लिए हारून अल रशीद के बेटे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी तरह बनु अब्बास में सिविल वॉर शुरू हो गई। इसके बाद अब्बासी सल्तनत कमजोर होती गई, लेकिन अब्बासी सल्तनत का असल खात्मा तब होता है जब मंगूल अब्बासी सल्तनत पर हमला करते हैं। मंगूल बनु अब्बास के आखिरी खलीफा अल मुत्तसिम को भी कत्ल कर देते हैं और यहाँ तक कि मंगूल ने बगदाद की लाइब्रेरी को भी आग लगा दी थी। लेकिन अभी तक भी एजुकेशन के लिहाज से इस्लाम का हाल कुछ ज्यादा बुरा नहीं था। लेकिन फिर बनु अब्बास के बाद ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत आई। ऑटोमन एम्पायर की दुनिया के इस सारे हिस्से पर हुकूमत थी और ऑटोमन एम्पायर उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल हुकूमत थी। लेकिन फिर ऑटोमन एम्पायर के दौर में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस इजाद होने की वजह से लोगों के हाथों में बुक्स आ जाती है, जिससे यूरोप में यहूदी और क्रिश्चियंस का लिटरेसी रेट बढ़ने लगता है। इस मशीन से पहले बुक्स हाथों से लिखी जाती थी, लेकिन ऑटोमन एम्पायर में इस प्रिंटिंग प्रेस को बैन कर दिया गया, जिसके पीछे कई वजह थी। जैसा कि अगर प्रिंटिंग प्रेस से लोगों के हाथों में बुक्स आ जाती तो अथॉरिटी के लिए ये खतरा बन जाता, क्योंकि इससे लोग बुक्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे और लोगों का
इस्लामिक और पॉलिटिकल नॉलेज एक्सेस करना इनके लिए खतरा बन सकता था। इसके अलावा उस वक्त मुसलमान हाथ से लिखी हुई बुक्स पढ़ना पसंद करते थे। इन्हें ये नई तरह की बुक्स पसंद नहीं आई। उस वक्त लोग हाथ से बुक्स लिखकर पैसे कमाते थे। इस मशीन की वजह से इनकी नौकरियां भी खतरे में थी। इन रीजंस की वजह से ही प्रिंटिंग प्रेस को बैन कर दिया गया था। इस बैन के 300 साल बाद प्रिंटिंग प्रेस को तुर्कियों ने अलाउ कर दिया, लेकिन इन 300 साल में यहूदी और क्रिश्चियंस ने बहुत कुछ सीख लिया था और मुसलमान पीछे रह गए। और आज ये हालत है कि अगर मैं आपसे आज के किसी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम पूछूं तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा।